हेलो दोस्तों, गियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है? अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। नहीं तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है, देखिए इस तरह से। तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ पे स्ट्रेस है मान लीजिए और यहाँ पे स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस मेरी जो है वो इस तरह से मूव करती है, अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ती है, तो दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं। तो और उसके बाद अचानक से जो स्ट्रेन है वो ज्यादा बढ़ती है और स्ट्रेस थोड़ी सी कम बढ़ती है, तो इस तरह से ग्राफ नीचे आता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है यहाँ पे, जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं यहाँ पे, और इसी के दौरान हमारे पास इलास्टिक लिमिट भी आता है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में यहाँ पे, और अगर यहाँ ये इलास्टिक लिमिट के बारे में, तो दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट पास होते हैं। तो कभी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल लिमिट दिया होता है तो इलास्टिक लिमिट भी दिया होता है, लेकिन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट। तो अगर दोनों है तो आपने प्रोपोर्शनल लिमिट पे क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बन रहा है वो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ टेपर टर्निंग प्रोसेस इज टू। तो टेपर टर्निंग जो प्रोसेस है वो क्यों करते हैं? टेपर टर्निंग का मतलब आपको पता होगा कि जब हम लेथ पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास कई बार शेप्स हमने टेपर बनानी होती है, इस तरह से टेपर बनानी होती है। तो टेपर का मतलब थोड़ी टेढ़ी करनी है इसको। तो जब ऐसा करना होता है तो हमारे पास टेपर टर्निंग कहलाता है इसे। तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। आप थोड़ा सा सोचें और आंसर अगर आप सोच सकते हो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका क्या है? रिड्यूस द डायमीटर ऑफ वर्क पीस अलॉन्ग इट्स लेंथ, reduce the diameter by removing material about an axis offset from the axis of workpiece, remove the material from the end surface of the workpiece। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है reduce the diameter of workpiece along its length। तो हमारे पास लेंथ के अकॉर्डिंग हमने उसका जो वर्कपीस का डायमीटर है उसको चेंज करना है। तो हमारे पास इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड्स ऑफ अ वर्क पीस इज कॉल्ड एज। तो बेवल करना शार्प एंड्स को, जैसे हमारे पास मान लो कि एक शेप बनाता हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको मैंने इसके शार्प एंड्स जो है इसको वर्क पीस को मैंने काटना है। तो बेवल करना और यहाँ पे काटना, इस तरह से मैं काटता हूँ, यहाँ से भी काट देता हूँ। तो इसके शार्प एंड्स जो है वो खत्म करने हैं। तो इसको हम चैम्फरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर, चैम्फरिंग। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम डैश कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो ये कह रहा है कि क्या चीज आइसोलेटेड सिस्टम में, क्या ऐसी चीज है जो ट्रांसफर कर सकती है सिस्टम से सराउंडिंग। तो हमारे पास देखिए कि अगर मैं एक यहाँ पे सिस्टम बना लेता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है इस तरह से, इसको मैं सिस्टम, इसके जो साइड एरिया होता है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारा एरिया जो भी हवा, मान लो एटमॉस्फेयर है, पानी है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास क्या बनता है? एटमॉस्फेयर। और ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? सिस्टम। तो आप हमेशा याद रखें कि जैसे ओपन सिस्टम होता है, हमारे पास ओपन सिस्टम है, जैसे बर्तन ओपन पड़ा है तो इसमें पानी है, मान लेते हैं यहाँ पे पानी है। तो जब भी हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, मैं नीचे से मान लो गर्म करता हूं, तो ओपन अगर सिस्टम है तो देखिए हीट तो ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ सराउंडिंग्स है, ये सिस्टम है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है और मास भी यहाँ से बाहर जा रहा है। मास बाहर जाने का मतलब मान लीजिए पानी बॉयल कर रहा है तो उसके वाष्पीकरण या इवेपोरेशन के कारण ये पानी बाहर भी तो जा रहा है ना, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर मास भी ट्रांसफर हो रहा है और हमारे पास जो हीट है वो भी ट्रांसफर हो रही है यहाँ से ओपन सिस्टम में। ये हो गया ओपन सिस्टम है हमारे पास, ओपन, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा सिस्टम आता है क्लोज सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम में क्या है कि मेरे पास ये कोई सिस्टम है मान लीजिए, तो ये बंद है, पूरा कंप्लीट बंद है यहाँ से
और इसके अंदर मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, इसके अंदर पानी है और इसको अब हीट अप करता हूं मैं। तो अब इसको नीचे से मैं हीट अप करता हूं, गर्म करता हूं। तो इसके अंदर एक चीज देखिए, हीट तो यहां से बाहर जा सकती है, जैसे प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर में आप मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ गर्म कर रहे हैं चीज, तो बाहर आती है ना हीट, तो वो प्रेशर कुकर गर्म लगता है आपको। तो यहां से जो हीट बाहर आ रही है, लेकिन मास तो नहीं बाहर आ रहा ना, क्योंकि प्रेशर कुकर वो बंद है, प्रॉपर बंद है। तो यहां से क्या हो रहा है कि मास बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हीट, यस, हीट इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम है, अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ये वाला जो मान लीजिए बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स है और इसको मैं आइसोलेट कर देता हूं, मतलब इसके पूरा कंप्लीट बंद है, यहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। ये मैंने लेयर बना दिया है, इस आउटसाइड लेयर बना दिया है। जैसे हमारे पास थर्मस होती है ना, तो थर्मस में क्या है कि हीट बाहर नहीं जा सकती ना मास बाहर जा सकता, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है उसे। तो हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, तो मास भी ट्रांसफर नहीं होता और हीट भी ट्रांसफर नहीं होती। तो क्या इसमें क्या आंसर आएगा? तो नाइदर एनर्जी नॉर मास, कुछ भी आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करे, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करे उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मास कम कर दोगे तो उसका वो प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इसमें ऑप्शन है वॉल्यूम, इसका सही आंसर वॉल्यूम है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वॉल्यूम है 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी पड़ा है मेरे पास यहाँ पे, तो 5 लीटर पानी है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं 5 लीटर पानी में से थोड़ा सा पानी निकाल लेता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। मैं 1 लीटर निकाल लूंगा तो वॉल्यूम तो मेरा डाउन चला गया ना। तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, और कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास आपने अगर वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। मेरे पास RAC या थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये समझा रखा है, और मेरे पास ये लाइंस है, 2 लाइंस है यहाँ पे। और जब भी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी चीज को मेजर करना शुरू करता हूं उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। और जब भी मैं 0 से मापना शुरू करता हूं किसी चीज को, इस चीज को मान लेते हैं कि मैं यहां से मापना शुरू करता हूं, तो ये है 0 बार प्रेशर और ये है 1 बार। तो जब 0 बार से किसी चीज को मापना शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और जब भी हम किसी को 1 से मापना शुरू करते हैं उसका कहते हैं गेज प्रेशर, गेज। और यहां से लेके यहां तक की जो मेरे पास प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो गया गेज प्रेशर और ये हो गया एटमॉस्फेरिक। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसका प्लस होता है? गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए इज द राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, अभी मैंने पहले भी बताया, तो ये किस पे डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। डी, एन आइसोबारिक प्रोसेस अब हैज कांस्टेंट, व्हाट इट हैज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब है कांस्टेंट। बार, बार आपको सिंपल सी बात बताऊं तो हमारे पास बार क्या होता है? आपने बार किसकी यूनिट होती है? तो बार हमारे पास यूनिट होती है, जल्दी बताइए। हाँ जी, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। तो यहां पे हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की बात आ रही है ना। तो हमारे पास आईसी इंजन जो है, इसका राइट आंसर होगा आईसी इंजन, कि हीट जहां पे
वर्क में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आईसी इंजन्स। हमारे पास लंकाशायर बॉयलर की बात कर रहे हैं। लंकाशायर बॉयलर क्या होते हैं, वो एक्सटर्नली फायर्ड है, इंटरनली फायर्ड है, दोनों है या नन? तो हमारे पास ये इंटरनली फायर्ड बॉयलर होते हैं। तो लंकाशायर बॉयलर है, उसके अंदर ही हीट जलाई जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स, लंकाशायर बॉयलर। तो 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट चलती है। तो ये जैसे जैसे अप डाउन मूव करता है, ये चीज अप डाउन मूव करती है, मेरे पास पिस्टन मूव करता है, तो ये क्रैंक शाफ्ट मूव करती है। तो पिस्टन जब भी चलेगा और क्रैंक शाफ्ट, तो 4 स्ट्रोक इंजन में इसकी 2 रेवोल्यूशन जब पूरी होती है, 2 रेवोल्यूशंस पूरी होती हैं किसकी, क्रैंक शाफ्ट की, तब जाके हमारा ये 4 स्ट्रोक पूरा होता है। तो 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें 2 रेवोल्यूशन होती है शाफ्ट्स की, क्रैंक शाफ्ट की। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ बेयरिंग आर नॉन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग? तो ये बात कर रहा है कि फ्रिक्शन ना हो, या एंटी मतलब कम हो, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, दोनों है या नहीं, कोई भी नहीं है। तो हमारे पास जो रोलिंग बेयर होते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट में, स्लाइडिंग में आपको पता होगा स्लाइड करते हैं कोई चीज, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज है, यहाँ पे है आपके पास कोई ब्लॉक है, बड़ा वुडन का ब्लॉक है, आप उसको यहाँ पे चलाना चाहते हो ना, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर चलाना चाहते हो, तो अगर आप इसको सीधा पुश करोगे तो मुश्किल होगा इसको मूव करना आगे की ओर। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, मतलब एक मान लो चाहे लकड़ी है, गोल लकड़ी लगा दी इसके नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर मैं मूव करता हूं तो ये इजीली मूव कर जाता है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, रोलर लगा दिया, इस तरह से रोलर बेरिंग की तरह वर्क कर रहा है। ये पहले भी लोगों को आता था, लेकिन हमने धीरे धीरे मैकेनिकल में इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाए, ठीक है। तो इस तरह से आप रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो है उसको आप क्लिक कर सकते हो, वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डिटरमाइन द टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन पिनियन शाफ्ट इफ टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन गियर शाफ्ट इज 20 न्यूटन मीटर। कंसीडर गियर रेशो 4। तो गियर रेशो हमारे पास 4 दे रखी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे गियर है ये, ठीक है, और एक छोटा गियर है, यहां पे मेरे पास छोटा गियर है, ये कोई छोटा गियर है मेरे पास। तो ये कह रहा है कि पिनियन शाफ्ट की टॉर्क वो 20 न्यूटन मीटर है और गियर रेशो इसका 4 है। तो हमारे तो यहां पे गियर रेशो जो दे रखा है जी, मान लेते हैं वो 4 दे रखा है ना, गियर रेशो 4 दे रखा है। तो हम इसकी जो टॉर्क है वो निकालना चाहते हैं, किसकी, दूसरे जो गियर शाफ्ट है उसका मैं निकालना चाहता हूं। तो मेरे पास यहां पे एक का जो टॉर्क दे रखी है वो 20 दे रखी है, 20 दे रखी है मेरे पास। तो मैं दूसरे की निकालना चाहता हूं, उसको डिवाइड करता हूं नीचे, टॉर्क जो है नीचे टॉर्क लिख लेता हूं इसकी। तो टॉर्क इस साइड ले जाता हूं, 4 इस साइड आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू बाय 4, ये काट के हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 5 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गियर ड्राइव्स। तो गियर ड्राइव्स के रिलेटेड ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, A B C D, आपने इसमें से देखना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ये, दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल शाफ्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास गियर ड्राइव जो है, चाहे तो वो पैरेलल शाफ्ट्स है, उसमें भी आप गियर लगा सकते हो, ठीक है। आप ये बताओगे अभी मुझे कमेंट में भी कौन से यहाँ पे गियर लगेंगे पैरेलल में। और अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का मतलब ऐसे टेढ़ी शाफ्ट है, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं हम इमेजिन करते हैं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे तो ये कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेंगी ना। तो यहाँ पे कौन सा गियर लगेगा ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, और इसका आंसर भी हमें पता लग गया, तो बी इज द राइट आंसर। आगे 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज एल, जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या कहलाता है, स्ट्रेन। तो जिसको एप्सिलॉन से भी ऐसे डिनोट करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेन इज द राइट आंसर।
तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अभी और इम्प्रूव करूँगा इस ऐसी वीडियोस को। और आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे यहाँ पे 100 फ्रेंड्स हैं, 100 व्यूअर हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो मुझे एक एक इसी तरह की फाइल आप बना के सेंड कर दीजिए। और उसमें क्या होगा कि अगर 100 बच्चे मुझे ये फाइल तैयार करके पहले से मुझे दे देंगे क्वेश्चंस, तो मैं आपको क्विक सीधा सीधा क्वेश्चंस डेली करवा दिया करूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ताकि ये सारा डिटेल लाने में, ठीक है, और कंप्यूटर में लिखने में। अगर आप मुझे ये ऑलरेडी फाइल तैयार करके दे देंगे, सारे के सारे मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे मुझे 100 फाइल तैयार करके देंगे, तो उससे आप सबका फायदा होगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कैसे करते कैसे नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।